माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम एनएमआर की थ्योरी और प्रिंसिपल देखने वाले हैं। प्रिंसिपल और थ्योरी देखे उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके तक मेरा ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच पाएगा। देखते हैं क्या है आज हमारे थ्योरी ऑफ एनएमआर में। थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या है न्यूक्लियस, क्या है मैग्नेटिक और कैसे होता है उसका रेजोनेंस। जो घूमता रहता है उसको रेजोनेंस बोला करते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। नॉर्मली कोई एटम हमारे पास है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। तो आज आप यहाँ पे देखोगे अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों जीरो है तो उसको आई मिलता है हमें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑड और इवन होगा तो एन की वैल्यू इवन होगी और ऑड ऑड होगा तो ये वैल्यू ऑड हुआ करेंगी। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि देखो इसमें क्या हुआ, x इवन इवन, इसमें क्या हुआ x इवन ऑड, इसमें क्या हुआ x ऑड ऑड, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली वैल्यू हमें इवन मिला करती है और ये प्रैक्टिकली वैल्यू हमें ऑड मिला करती है। तो एक से एग्जांपल आप देखोगे ना तो ये देखो 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा इवन हो गया और ये भी हमारा इवन हो गया। देखो ये हमारा ऑड हो गया और ये हमारा इवन हो गया, ठीक है। फिर ये देखो ये दोनों ऑड ऑड हो गए। तो इसमें हम जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एनएमआर इसमें पॉसिबल है कि जिसमें ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए। अगर ये ऑड होगा तो चलेगा। मीन्स कि ये जो बताते हैं 6 1 एंड 6, इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा जो मास नंबर होते हैं वो ऑड ही होना चाहिए। ये हमारा ऑड होगा तो भी चलेगा और इवन होगा तो भी चलेगा। ऐसे क्यों? मैं ऐसा बता रहा हूं कि इसमें से हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो लोग हैं वो एनएमआर एक्टिव है, जिसका एटॉमिक नंबर ऑड और इवन जो भी होगा वो चलेगा और वो ऑड ही होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, देखो इसमें आपको आई स्पिन क्वांटम नंबर ये +1/2 है। आई का वैल्यू +1/2 है, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको। इसमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। इसमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। इसमें न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ये +1/2 है। ये प्रैक्टिकली ढूंढा हुआ होता है। अब मैं बताऊं कि नंबर ऑफ स्पिन स्टेट जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं उसको हम इस इक्वेशंस के निकाल सकते हैं 2i+1। इसके लिए मैं निकालता हूं कि i = मैं 2 डालूंगा, यहाँ पे सॉरी 1/2 डालूंगा +1, मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 2 आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे i = मैं 3 डालता हूं तो मुझे सॉरी यहाँ पे 1 डालना होगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1। तो यहाँ पे मुझे कैसे मिलेगा? ये 3 आंसर मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे ना तो ऐसे सब आंसर आया करते हैं। जिसमें मैंने ग्रीन लाइन की हुई है इसमें आप देखोगे ना तो 2 आते हैं, इसमें 2 आता है, इसमें 2 आता है, इसमें 2 आता है और इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें 2 एनर्जी स्टेट मिलते हैं, जिसमें 2 आता है, जिसमें 3 आते हैं। इसमें मैं बता दूं कि हमें 2 एनर्जी स्टेट मिल जाते हैं। देखो एनर्जी स्टेट की बात आएगी, एक लोअर एनर्जी स्टेट होगा, एक हायर एनर्जी स्टेट होगा। पर ये हमारा हो गया लोअर एनर्जी स्टेट, ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट, ये हो गया लोअर एनर्जी स्टेट, ये हो गया हायर एनर्जी स्टेट। अब कंफ्यूजन आता है तो ये आता है कि इसमें जिसमें यहाँ पे देख लीजिए इसमें 3 है तो तीसरा मैं कहाँ डालू? मिडल में डालू, हायर एनर्जी स्टेट में डालू कि लोअर एनर्जी स्टेट में डालू? ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता।
इसीलिए वो स्टेट कहाँ पे आएगा वो क्लियरिटी नहीं होती। तो हम इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे आते हैं कि जिसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन इंटीजर 1/2 होगा, तो 1/2 है वो कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था कि ये एक्स ऑड और इवन होगा तो चलेगा, पर ये एटॉमिक मास तो ऑड ही होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जिसमें 2 आता है, जिसमें 1 आता है इसमें तो एक ही स्टेट मिलता है, इसमें तो नो लो एनर्जी स्टेट और नो हाई एनर्जी स्टेट। हमें ऐसा क्यों करना है? हमें चेंज करवाना है इसलिए। तो जाके हम इस नतीजे पे आते हैं, इट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ वाइडली वैरायटी। आप देख लीजिए एक्स ऑड और इवन, और ये हमारा ऑड ही होना चाहिए। देखो इसमें ये मैं यही बताऊंगा, ये ऑड देख लीजिए, ये ऑड देख लीजिए, ये है हमारा ऑड देख लीजिए, ये है हमारा ऑड, और सब में बाकी जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो तो ऑड इवन कुछ भी चलता है। अभी क्वेश्चन होगा ऐसा कि हमें 2 एनर्जी स्टेट क्यों करवाने हैं? क्योंकि हम जब 2 एनर्जी स्टेट करेंगे ना बच्चों, तो ही वो स्पिन यहाँ +1/2 में होगी और -1/2 में होगी, तो ये जाके यहाँ पे +1/2 में होगी। अगर इतना एनर्जी डिफरेंस होगा तो ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी, वरना तो होगा ही नहीं, वरना एनएमआर आएगा नहीं। इसीलिए हमें 2 स्टेट में करना है। प्रिंसिपल क्या बताता है? प्रिंसिपल एनएमआर का ये दिखाता है कि देखो कि प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द स्पिनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। जो देखो न्यूक्लियस का स्पिनिंग होता ही है एंड जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, वो उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा हमने देखा हुआ है। अब होगा तो क्या हुआ, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तो स्पिन है, दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है और एक हम बाहर से जो डालते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं वो हम बाहर से डालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो होगा क्या, हम नहीं अप्लाई करते। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो फील्ड न्यूक्लियर स्पिन आर रैंडम ओरिएंटेशन, उसका कुछ रैंडम नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि विदाउट फैकल्टी आपके क्लास में कैसा रैंडम डायरेक्शन होता है, इस तरह हो जाएगा। और ये पिक्चर में बताया हुआ, देखो एक ऐसे मुंह होता है, 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 एक ऐसे, वी कैन नॉट कंक्लूड समथिंग। अब फैकल्टी क्लास में आ गए और न्यूक्लियर अलाइन देमसेल्फ विथ और विथ, कोई ऐसे हो गए वो फैकल्टी की डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, कोई ऐसे हो गए वो फैकल्टी की अगेंस्ट डायरेक्शन में। अब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें नतीजा मिलता है, ऐसे कुछ अच्छी तरह से ओरिएंट होते हैं। ये अच्छी तरह से ओरिएंट करने के लिए ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है और यहाँ पे भी बताया हुआ है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एचपी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपना स्पिन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन मैग्नेटिक मोमेंट में होता क्या है, देखो यहाँ पे फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है मींस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, वो तो होने वाला ही है, पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, अगर एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इंक्रीज करते हैं तो हमें दो, एक लोअर एनर्जी स्टेट मिल जाता है और एक हमें हायर एनर्जी स्टेट मिल जाता है। जो लोअर एनर्जी स्टेट वाला है उसको अल्फा स्पिन बोला करते हैं, जो हायर एनर्जी स्टेट वाला है उसको बीटा स्पिन बोला करते हैं। आपको ये पता हो तो मैं बता दूं, ये जो है अल्फा इस तरह लिखेंगे और बीटा इस तरह लिखेंगे, तो अल्फा लोअर एनर्जी और बीटा हायर एनर्जी। तो उसमें मैं बता दूं, देखो ये जो स्पिन अलाइन विद द स्पीड, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये भी इसी ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए तो उसमें एनर्जी कम होगी। अब बीटा आप देख लीजिए तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, तो हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज्यादा डालनी होगी। मैं आपको बता दूं, आप सोच लीजिए कि यहाँ पे हमें
लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी वाले न्यूक्लियस दोनों की एनर्जी सेम करनी है। सपोज कि मेरे को इसकी एनर्जी 50 करनी है, सर 20 रखते हैं, उसकी भी एनर्जी 20 करनी है, उसकी भी एनर्जी 20 करनी होती है। तो ये देखो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है वो 15 है, तो इसमें जो है वो भी 15 है, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, ये सेम डायरेक्शन में। तो अबे मेरे को जाके उसको 20 करना है, कितना 20, तो हमें बाहर से कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा, इसमें तो हमें +5 कर देंगे, तो 5 अप्लाई करोगे ना तो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लोअर एनर्जी स्टेट, और उसमें हमें 20 करना है, तो उसमें हमें कितना अप्लाई करना होगा, 35 अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि पहली जो 15 जितनी एनर्जी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसको नल करने में यूज होगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे 20, तब जाके उसके पास आ गए। तो ये जो लोअर एनर्जी है और हायर एनर्जी स्टेट है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के नहीं है बच्चों, पर जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी स्टेट में हमें लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होता है, और ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट, ये एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, ये लोअर एनर्जी स्टेट होते हैं, उसको अल्फा बोलते हैं, हमने ऐसा लिख दिया लोअर एनर्जी स्टेट, हमने ऐसा लिख लिया हायर एनर्जी स्टेट। देख लीजिए ये स्पिन इस तरह से मूव होता है, तो उसको जाके हमें कैसा करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है इस तरह से। तो ये जो होते हैं वो हमारा अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट होता है। अब देख लीजिए, देखो ये हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, उसको हमें ऐसा करना है। ठीक, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये दोनों एनर्जी स्टेट में डिफरेंशिएट हो गए। अब जाके उसको इसमें लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी डालनी होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे when the spin return to its ground state, तब क्या होगा, तो वो जाके क्या करता है, तो मैं बता दूं कि पहले आप ये देख लीजिए, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये होता है कि ये सब है वो दो एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन द, यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट आ जाते हैं, एक ग्राउंड स्टेट आके चला जाता है और एक एक्साइटेड स्टेट, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट। ऐसा डिफरेंशिएट करने के लिए ही हम यहाँ पे क्या डालते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द स्पिन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल, जब ये हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी नहीं रह सकता, वह जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो अब क्या करेंगे, एब्सॉर्ब्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी का इमिशन होगा, जैसे नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है इस तरह ही, और वो इमिट करेंगे, वो इमिट क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमें क्या देंगी, गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये जो इमिटेड मैग्नेटिक जो इमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आई, वो हमें एनएमआर की सिग्नल देंगी, और ये एनएमआर की सिग्नल किसके पर डिपेंडेंट होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों ऐसा है, अगर आप ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा, आप कम करोगे तो एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा। तो आपके पास में है कंट्रोल कि उसमें हमें कितने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चेंज करवाना है, तो ऐसा हमारा पास एनएमआर ये अभी आ सकता है। तो ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बताया था कि जब कोई न्यूक्लियर स्पिन अपनी एक्सिस पे घूमता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें जो मिलता है लार्मोर फ्रीक्वेंसी म्यू एच 0/2 करके इक्वेशन। मैं आपको बता दूं इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसी भी एटॉमिक न्यूक्ली पे डिपेंड करता है। H0 हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने बाहर से अप्लाई किया है। आप इतना फिक्स कर दीजिए कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस। तो अब मैं बताऊं तो ये जो फ्रीक्वेंसी हो डायरेक्टली किसके पर डिपेंडेंट हो गई, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मे तो कांस्टेंट है, H2 कांस्टेंट है,
गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कांस्टेंट है। तो ये जितना भी आप ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इतना वो ज्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी का, और उसमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ये हो गई बात। अब हम ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो किसके पे डिपेंडेंट होता है वो बात हमने बता दी, न्यूक्ली पे। तो ये हमारी बात थी एनएमआर के लिए। अगर आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चाहिए और आपको ये अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट फिर किया कीजिए अच्छी और बुरी, तो मुझे पता चलेगा कि आई एम इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।